नमस्कार दोस्तों आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो मर्दा अभिक्रियाएं होती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा। ऐसी अभिक्रियाएं जो मर्दा के अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण करती है, उन्हें हमने मर्दा अभिक्रियाएं कहा, है ना। तो मर्दा अभिक्रियाओं का कोलाइडी नियंत्रण, कोलाइड किस प्रकार से इनको नियंत्रित करता है। पहला है प्रतिशत बेस संतृप्ति, यानी जो मिट्टी के कणों के ऊपर जो क्षार होते हैं, क्षार जैसे सोडियम, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कौन कौन से आयन क्षारीय होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। ये क्षारीय आयन होते हैं। तो इनका जितना प्रतिशत विनिमय होता है, क्षारों का जितना प्रतिशत विनिमय होता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। और प्रतिशत बेस संतृप्ति, अगर क्षारों की मात्रा बढ़ती है तो मर्दा की जो अम्लीय प्रवृत्ति है उसका मान कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुल विनिमय क्षार का प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान बढ़ाने पर अम्लीयता कम तथा क्षारीयता ज्यादा होती है। दूसरा है मिशेल की प्रकृति। समान प्रतिशत बेस संतृप्ति होने पर भी कोलाइड के पीएच मान अलग अलग होते हैं। कई बार मिट्टी की प्रतिशत बेस संतृप्ति समान हो, लेकिन फिर भी कोलाइड जो पीएच का मान है वो अलग अलग होता है ना। समान प्रतिशत बेस संतृप्ति होने पर भी कोलाइड अलग अलग कोलाइड होने पर पीएच का मान अलग अलग होता है, क्योंकि कोलाइडी पदार्थ की मर्दा विलयन को H+ आयन देने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रतिशत बेस संतृप्ति समान है, लेकिन जो कोलाइड है उस कोलाइड की H+ आयन देने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इस वजह से जो मर्दा की प्रतिशत बेस संतृप्ति है वो भी अलग, समान होते हुए भी पीएच का मान अलग हो जाता है। अधिशोषित क्षारों का प्रकार, कि किस प्रकार के क्षारों का अधिशोषण है, इसके ऊपर भी। तो अधिशोषित क्षारों का प्रकार, सोडियम संतृप्त मर्दाओं का पीएच कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम संतृप्त मर्दाओं की अपेक्षा अधिक होता है। ये तो हमने पहले भी चर्चा की है कि सोडियम प्रधान मर्दाएं होती है वो क्षारीय होती है, सोडियम प्रधान मर्दाएं क्षारीय होती है। तो सोडियम संतृप्त मर्दाओं का पीएच कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम संतृप्त मर्दाओं से अधिक होता है। मर्दा पीएच में मुख्यतः परिवर्तन, यानी कौन से कारक मर्दा पीएच में परिवर्तन लाते हैं। मर्दा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। मर्दा पीएच में जो परिवर्तन लाने वाले कारक है उनको दो भागों में बांटा गया। नई हेडिंग है, ये नया टॉपिक आ गया है यहाँ से, ये मोस्ट टॉपिकों के अंदर काउंट होगा। मर्दा पीएच में मुख्य परिवर्तन, यानी जो मिट्टी का पीएच है उस पीएच में किस प्रकार से परिवर्तन आता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। मर्दा पीएच में, तो मर्दा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारकों को दो भागों में बांट दिया। एक तो ऐसे कारक जो अम्ल का उत्पादन करें, अम्ल उत्पादक कारक, ठीक है। और दूसरा क्षार उत्पादक कारक। अगर मिट्टी के अंदर कोई ऐसे कारक हैं जिनसे अम्ल का उत्पादन हो रहा है तो उन्हें हम अम्ल उत्पादक कारक कह देंगे। और अम्ल का निर्माण करने वाले कारक होंगे वो मर्दा के पीएच में तो परिवर्तन करेंगे ही। ऐसे ही क्षार उत्पादक कारक होते हैं, वो भी मर्दा के पीएच में परिवर्तन करते हैं। तो अम्ल उत्पादक कारक के अंदर सबसे पहले देखते हैं मर्दा में कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से CO2। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से CO2 बनती है, और ये CO2 होती है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। कार्बोनिक अम्ल बनने के कारण मर्दा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं तो उन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से CO2 तथा कार्बोनिक अम्ल बनता है। विच्छेदन से उत्पन्न CO2 जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिससे मर्दा का पीएच कम हो जाता है। तो अम्ल उत्पादक कारक तो मर्दा के पीएच को कम ही करेंगे, है ना। अम्ल बनाने वाले कारक होते हैं ये मर्दा के पीएच को कम करते हैं। अम्ल बनाने वाले कारक होते हैं वो मर्दा के पीएच को कम करते हैं। फिर बात करें हम
मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरक जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ये ऐसे उर्वरक हैं जो अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। तो मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तो भी मृदा अम्लीय हो जाती है। ये यूरिया का IUPAC नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एमिनोमेथेनेमाइड। यूरिया का जो IUPAC नाम है वो क्या होता है? एमिनोमेथेनेमाइड। यूरिया का IUPAC नाम होता है एमिनोमेथेनेमाइड, है ना। नम प्रदेशों में जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, क्षार लीचिंग द्वारा नष्ट हो जाते हैं जिससे pH कम हो जाता है ना। नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षार लीचिंग द्वारा नष्ट हो जाते हैं जिससे pH कम होता है। भाई वर्षा ज़्यादा होगी तो जो मिट्टी के ऊपर क्षार रहेंगे वो क्षार निक्षालित होकर लीचिंग द्वारा नीचे चले जाएंगे जिससे pH कम हो जाता है। ये तो अम्ल उत्पादक कारकों की बात हो गई। दूसरा हम देखें क्षार उत्पादक कारक, क्षार बनाने वाले कारक। तो मृदा में चूना या चूनायुक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं, मृदा में चूना या चूनायुक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं अथवा लगातार क्षारीय उर्वरकों का या लवणीय जल से सिंचाई करते हैं तो मृदा में क्षार इकट्ठे हो जाते हैं जिससे मृदा के pH में वृद्धि होती है। अगर लवणीय जल से सिंचाई करते रहेंगे तो भी मृदा के pH के अंदर वृद्धि होगी, मृदा के pH में वृद्धि होगी क्योंकि क्षार इकट्ठे होते जाएंगे। लवण के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम कई प्रकार के क्षारीय आयन होते हैं लवणीय जल में, और उस जल से हम सिंचाई करते रहेंगे तो मिट्टी के अंदर क्षार इकट्ठे होने से pH में वृद्धि हो जाएगी। फिर ये भी मोस्ट टॉपिक है नया, मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। नया टॉपिक है ये, मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा pH को प्रभावित करते हैं? मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है पेत्रक पदार्थ। पेत्रक पदार्थ, पेत्रक पदार्थ चट्टानें होती है, मिट्टी का निर्माण तो चट्टानों से ही होता है ना। तो पेत्रक पदार्थ, क्षारीय चट्टानों से बनने वाली मिट्टी क्षारीय होती है और अम्लीय चट्टानों से बनने वाली मिट्टी अम्लीय होती है। सिंपल सी लाइन, पेत्रक पदार्थ में यदि चट्टान अम्लीय है तो बनने वाली मिट्टी अम्लीय होगी, अगर चट्टान क्षारीय है तो बनने वाली मिट्टी क्षारीय होगी। दूसरा है अवक्षेपण, वर्षा के जल से कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन निक्षालित हो जाते हैं और उनके स्थान पर मैग्नीशियम और Fe, आयरन और मैग्नीज के आयन आ जाते हैं जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि लीचिंग के द्वारा या निक्षालित होकर नीचे चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर नीचे पहुंच जाएंगे, और मैग्नीज और आयरन जो कि अम्लीय आयन होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। कार्बनिक पदार्थों का विखंडन, कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से CO2 व H2O बनता है। CO2 भी बनता है, जल भी बनता है। ये आपस में मिलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जल और CO2 और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बनिक को बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में बदल देता है। ये बाइकार्बोनेट जल विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं। मतलब सिंपल सा, कार्बोनिक अम्ल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में बदल देगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको कार्बोनिक अम्ल किस में बदल देगा? H2CO3 किस में बदल देगा? CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुलनशील होने के कारण निक्षालित होकर नीचे चला जाता है जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। मूल वनस्पति, जंगल में पाई जाने वाली मिट्टी अधिक अम्लीय होती है। शंकुधार पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता उत्पन्न करते हैं। फिर आता है फसल की प्रकृति, दलहनी फसलें मृदा pH के मान को कम करती है। दलहनी फसलें, जो दाल वाली फसलें होती है ना, वो मृदा के pH को कम करती है। दलहनी फसलें मृदा के pH को कम करती है, जबकि घास वाली फसलें होती है ना, वो मृदा pH में कोई प्रभाव नहीं डालती है। घास वाली फसलें मृदा के pH में कोई प्रभाव नहीं डालती है। मृदा की गहराई, शुष्क क्षेत्रों में अतिरिक्त मृदा अम्लता गहराई के साथ बढ़ती है। सूखे क्षेत्रों में जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे मृदा की अम्लीयता में लगातार वृद्धि होती जाती है। नाइट्रोजनधारी उर्वरकों से मृदा की
प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन धारी उर्वरक अम्लीय उर्वरक होते हैं क्योंकि उनसे अम्लता उत्पन्न होती है, तो नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का मृदा पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है। जलमग्नता के कारण क्षारीय मृदा का पीएच घटता है, क्योंकि जल अगर ज़्यादा होगा तो जो क्षारीय आयन है वो लीचिंग के द्वारा नीचे पहुंच जाते हैं, जिससे मृदा अम्लीय होती जाती है। मृदा पीएच का महत्व हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।